अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट है मेरा टॉर्ट लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पेपर में टॉर्ट लॉ पूछा जाता है। ठीक है, टॉर्ट लॉ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, एग्जाम्पल लो कि किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसको हम लोग टॉर्ट बोलते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि टॉर्ट लॉ इन इंडिया इज अ रिलेटिवली न्यू कॉमन लॉ डेवलपमेंट सप्लीमेंटेड बाय कोडिफाइंग स्टेटिस। मैंने इसका मतलब बताया था, स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है, लॉ including statutes governing damages. In simple terms, tort can be defined as an act conducted by one person towards another person which causes harm to the other person. मैंने जैसे बताया कि टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक ऐसा एक्ट है कि आपने कोई ऐसा काम किया है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के खिलाफ जिससे उस दूसरे पर्सन को किसी भी तरह का हार्म हुआ है। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग कॉजेज ईदर इंजरी टू द अदर पर्सन और हार्म। अब हो सकता है कि आपने जो भी उसको हार्म पहुंचाया है उससे उसको इंजरी हो सकती है या फिर किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो ये जो पूरा इवेंट है, ये जो पूरा बोल सकते हो कि ये जो पूरा एक्ट है, इसको हम लोग टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके खिलाफ बहुत सारे लॉ भी बनाए गए, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। सो बाय इंजरी वी मीन इन्वेजन। अब यहाँ पर इंजरी से क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा है ना कि दूसरे पर्सन को इंजरी हो सकती है। इंजरी का क्या मतलब है, सो बाय इंजरी वी मीन इन्वेजन ऑफ अ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन एंड बाय हार्म इट इज मेंट causation of any loss or detriment to person which leads to his suffering। ठीक है, देखो बेसिकली इंजरी का क्या मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिससे उस पर्सन का जो राइट है, जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, जो हम लोग लीगल राइट्स की बात कर रहे थे, वहां पर वो जो राइट्स हैं वो उससे छीन लिए गए हैं। तो इंजरी वो टर्म हो गई टॉर्ट के हिसाब से। और हार्म का मतलब है कि किसी भी तरह की ऐसी चीज जिससे उसको बोल सकते हो बॉडी वाइज उसको नुकसान हो या फिर वहां पर उसको लॉस हो और उसको सफर करना पड़े उस चीज से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्म। ठीक है, उसके बाद है द इंडियन लॉ ऑफ टॉर्ट इज शेप्ड आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट लॉ डेवलप्ड इन यूके। तो जो इंडिया का जो हमने देखा भी है बहुत टाइम से, पीछे भी हम लोग देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन वाले में कि इंडिया में जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यूके से दी गई हैं, तो उसी तरह से जो मेरा इंडिया का जो टॉर्ट सिस्टम है वो भी मेरा यूके से ही डेवलप किया गया है। जो यूके का टॉर्ट लॉ की प्रिंसिपल्स थे वो सारी प्रिंसिपल इंडियन लॉ ऑफ टॉर्ट में डाली गई हैं। ठीक है, in fact, most of the landmark judgment used in an action of tort in India are from the House of Lords and Court in England। और वही चीज यहाँ पर बताई भी गई है कि जो टॉर्ट है उसके अंदर जो भी चीजें हैं, है ना, वो चीजें मेरी इंग्लैंड के कोर्ट्स की जो चीजें हैं वहां से ली गई हैं। So the cases of tort in India are tried in civil courts and the relief include damages by the way of monetary compensation और इन ऑर्डर फॉर इंजंक्शन और रेस्टिट्यूशन। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे जो टॉर्ट के केसेस होते हैं वहां पर सबसे पहले क्या है कि टॉर्ट का कोई भी केस सिविल कोर्ट्स में जाता है और वहां पर रिलीफ कैसे मिलती है, या तो पैसे के हिसाब से वहां पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो हम लोग आगे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो टॉर्ट मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है कि अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाया है या फिर इंजरी पहुंचाई है तो इसको हम लोग टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स। अब ये कितने तरह के टॉर्ट्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछते हैं। सो टॉर्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द रॉन्ग डूइंग कॉज। दीज आर अंडर, सबसे पहले इंटेंशनल टॉर्ट्स। तो इसका मतलब समझो कि इंटेंशनल टॉर्ट से जैसे नाम से पता चल रहा होगा, इंटेंशनल मतलब कि आपने इंटेंशनली कोई किसी पर्सन को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, तो वो मेरा इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आ गया। सो अ टॉर्ट कॉज्ड बाय एन इंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट बाय द अदर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, दैट इज द डिफेंडेंट, इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल टॉर्ट। तो बेसिकली आपने कोई ऐसा इंटेंशनली ऐसा गलत काम किया है, ऐसे किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है या फिर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिसने एक पर्टिकुलर पर्सन को हार्म पहुंचाया है, तो इसको हम लोग इंटेंशनल टॉर्ट कहते हैं क्योंकि आपने इंटेंशनली बेसिकली यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट परफॉर्म किया है। इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया असॉल्ट। तो किसी भी तरह का असॉल्ट मेरा इंटेंशनल टॉर्ट होता है। उसके साथ साथ बैटरी, ट्रेसपास, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, स्लैंडर एंड लिबल। तो ये सारे वर्ड्स, इनमें से 2-3 वर्ड याद कर लेना, तो ये मेरे इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा नेग्लिजेंट टॉर्ट। अभी नेग्लिजेंट टॉर्ट क्या है, अ रॉन्गफुल एक्ट caused by the negligence of another person, group of person is called negligent tort। तो बेसिकली नेग्लिजेंट टॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
तो उसके हिसाब से कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट अगर होता है तो वहां पर हम उसको नेग्लिजेंट टॉर्ट कहते हैं। जैसे these include incidents which usually occur because a person has failed to behave with the level of care that a person with an ordinary prudence would have done। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सपोज करो कि एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, जहां पर एक पर्टिकुलर या फिर एक ऑर्डिनरी पर्सन जिस हिसाब से बिहेव करता था, आपने उस लेवल से बिहेव नहीं किया। तो अब क्योंकि वहां पर आपने उस लेवल से बिहेव नहीं किया, अपना एक्शंस वहां पर वैसे नहीं रखे, आपने उतनी केयर नहीं ली, तो उससे होने वाला जो भी हार्म होगा, जो भी रॉन्गफुल एक्ट वहां पर होगा, उसको हम लोग नेग्लिजेंट टॉर्ट बोलेंगे। So it is essential to show here that there was no additional duty of care required. A person failed to was negligent in exercising the reasonable level of care that one with an ordinary prudence would have. Such tort include negligent harm to the body or the property of a person. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपकी बेसिकली बोल सकते हो लापरवाही की वजह से जो भी ऐसा हार्म पहुंचता है किसी दूसरे पर्सन को, या फिर कोई ऐसा नॉर्मल लेवल का पर्सन जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो केयर ले सकता था, आपने वो पर्टिकुलर केयर अगर नहीं ली, तो वो मेरा नेग्लिजेंट टॉर्ट के अंदर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज नेग्लिजेंटली डिसओबेड द ट्रैफिक रूल एंड कॉज्ड एन एक्सीडेंट, ही इज लायबल अंडर नेग्लिजेंट टॉर्ट। जैसे कि आपने क्या किया, सपोज करो कि आपने ठीक है, आप क्या करे कि आप रोड पे गए, ठीक है, और आपको ट्रैफिक रूल्स पता है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपने ट्रैफिक रूल्स को डिसओबे किया, उनको नहीं माना, और ये आपने मतलब बेसिकली आपने ट्रैफिक रूल्स को नेग्लेक्ट किया, ठीक है। तो आपने जब ट्रैफिक रूल्स को नेग्लेक्ट किया, तो अगर उस केस में कोई भी एक्सीडेंट ऐसा होता है, सपोज करो वहां पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उस एक्सीडेंट को क्या होगा, वो अब ये क्या है, ये एक्सीडेंट हो गया है, तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट के अंदर आ गया, और उस केस में आप नेग्लिजेंट टॉर्ट वहां पर आपने कर दिया है, वहां पर आप नेग्लिजेंट टॉर्ट, इसको हम इस पूरे सिनेरियो को नेग्लिजेंट टॉर्ट बोलेंगे, क्योंकि ये आपकी लापरवाही से होने वाला एक रॉन्गफुल एक्ट है जहां पर दूसरे लोगों को हार्म पहुंचा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा टॉर्ट्स अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब ये क्या है, so in the torts committed under this category, a person is considered to be liable irrespective of his intention to commit the wrongdoing, ठीक है। so these torts are of such a strict nature that the courts deem it fit to rule out the need for proving intention here। तो बेसिकली ऐसा क्या होता है कि किसी पर्सन ने सपोज करो कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, ठीक है, लेकिन उस केस में क्या होता है कि उसको मतलब खुद ही नहीं पता होता है कि उसने मतलब एक गलत चीज की है, तो वहां पर उसका बेसिकली उस पर्सन का इंटेंशन क्या था उस चीज को करने का, बेसिकली उसके इंटेंशन को वहां पर प्रूव करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए कोर्ट्स यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें लेती हैं जहां पर उसके इंटेंशन को सही से बताया जाए। जैसे कि usually such tort include acts of production of defective goods and medicine which cause a serious injury to the life of consumer. In such cases, it is not only the manufacturer who is held liable, but all those involved in the supply chain of faulty product as considered to be liable until it is established who was indeed at fault। तो बेसिकली यहाँ पर torts under strict liability का मतलब क्या हो गया कि लिखा है ना कि a category of person is considered to be liable irrespective of his intention। तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी पर्सन को इस कैटेगरी में वो तब आएगा जब हमें नहीं पता, मतलब बेसिकली उस पर्सन का हमें नहीं पता कि उसका इंटेंशन उसके पीछे सही था या फिर गलत था, उसको पता है कि नहीं पता है, उससे यहाँ पर मतलब नहीं है। अगर कोई हार्म किसी भी पर्सन को हुआ है और अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लो कि तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली प्रोडक्शन किया किसी डिफेक्टिव आइटम का, ठीक है, और सपोज करो जैसे आटे का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो तुमने एक डिफेक्टिव बेसिकली आटा जो था उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ था, और उससे क्या हुआ कि तुमने वो आटे को मैन्युफैक्चर किया, उसको पूरा प्रोड्यूस किया और वो तुमने दुकानों में बेच दिया, ठीक है। अब दुकान से लोगों ने खरीदा और उससे क्या हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस उससे प्रॉब्लम हुई और वो लोग क्या हुआ, वो सब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, बस इसको सीरियस मत लेना। तो ऐसे हमने एग्जांपल लिया, तो अब वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहां पर उनकी लाइफ पे थ्रेट है, तो उस केस में तुम लायबल हो इस टॉर्ट के अंदर, और तुमसे यहाँ पर हुई है, और तुम ही नहीं हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरर यहाँ पर लायबल नहीं होता है, यहाँ पर बेसिकली जो भी उस सप्लाई चेन के अंदर है। अभी सप्लाई चेन का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यहाँ पर हम आटे का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उस आटे को तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली यूनिट से, तुम्हारी प्रोडक्शन यूनिट से दुकानों तक पहुंचाने में जितने भी लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे, जितने भी इस चेन में इन्वॉल्व होंगे, वो सारे लोग मेरे फॉल्टी ही कंसिडर होंगे
और इसके साथ साथ जो मेरे जो दुकान वाला होगा, जो बेसिकली इसने आटा बेचा, वो भी यहाँ पर लायबल हो जाता है इस फॉल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा तीसरी कैटेगरी का टॉर्ट होता है। तो इतने मेरे कैटेगरी के टॉर्ट हो गए। अब आता है मेरे कि इंडिया के अंदर टॉर्ट का क्या है। सो टॉर्ट्स इन इंडिया, सो इट हैज ऑफन बीन डिस्कस्ड वेदर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया इज नेसेसरी और नॉट। तो बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं कि इंडिया के अंदर टॉर्ट जरूरी है कि नहीं है। तो देखते हैं। सो द कोर्ट्स इन इंडिया हैव ऑफन टेकन द स्टैंड दैट टॉर्ट लॉ इज एसेंशियल इन इंडिया एंड इज कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि ये जो टॉर्ट लॉ है ये इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये तुम लोग भी सोचना खुद से कि क्या ये टॉर्ट लॉ इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो जो बेसिकली हमारे जो जुडिशरी सिस्टम था, हमारे जो कोर्ट्स थे, उन्होंने ये स्टैंड लिया, उन्होंने बोला कि हाँ ये जो टॉर्ट लॉ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे इंडिया के अंदर, और ये मेरी सोसाइटी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए मेरा टॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। So the courts and the government have recognized the importance of our torts in their rulings by rewarding exemplary damage in case of negligence। तो यहाँ पर जो मैंने negligence tort बताया था, negligent tort, वहाँ पर जो भी damage cause हुआ है उसके हिसाब से लोगों को basically compensation provide करना, providing compensation to the victims of rape, recognizing governmental torts that is taught by government employees। तो इन सभी केस में क्या compensation हो सकता है या फिर क्या आपको punishment वहाँ पर provide किया जा सकता है, ये मेरा कोर्ट्स ने यहाँ पर एक बेसिकली बेस प्रोवाइड किया कि हाँ इंडिया में भी टॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्ट लॉ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इंडिया के अंदर भी। However, the knowledge of torts and its use is not very popular among the general public, primarily because it is not codified. It is hence essential to highlight the basic principles and concept of tort where a person can understand his right and liability under the tort law। अब क्योंकि हम लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले टॉर्ट के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं कि हाँ ऐसा भी लॉ है हमारी इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो टॉर्ट है, बेसिकली जो टॉर्ट लॉ है पूरा, ये कहीं पर कोडिफाई नहीं किया गया, इसको कहीं पर लिखा नहीं गया है, लेकिन हाँ टॉर्ट लॉ हमारी इंडिया के अंदर भी है और हमें एज अ पर्सन इस टॉर्ट लॉ के अंदर क्या क्या हमारे राइट्स हैं, क्या क्या हमारी लाइबिलिटीज हैं, उन सब चीजों को हमें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया ना कि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्ट के अंदर क्या है। सबसे पहले आता है मेरा कंपनसेशन, जो मैंने बता भी दिया, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई भी डैमेज आपकी तरफ से हुआ है तो उस केस में आपको जो भी कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि आप मॉनेटरी किसी को दे सकते हो मॉनेटरी हेल्प, तो वो मेरा कंपनसेशन के अंदर आ गया। सो एन एक्शन अंडर टॉर्ट इज ट्राइड इन सिविल कोर्ट। मैंने बताया भी था कि टॉर्ट अगर हुआ है तो उस केस में आप सिविल कोर्ट्स में जा सकते हो उसको रिपोर्ट करवाने के लिए, बेसिकली उसका जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, पाने के लिए, वेयर द रिलीफ सॉट इज यूजुअली कंपनसेशन दैट इज डैमेजेस और injunction. Although some torts are of such a nature that they can be tried in criminal courts, the objective here is to rectify the wrongdoing and put the victim in a position he would have been in had the wrong not been committed. Hence, in torts, the amount of damage is calculated and awarded to the victim if it is proved that the wrongdoing was indeed committed. तो बेसिकली कंपनसेशन में क्या होता है कि मैंने वही चीज बताई कि जो डैमेज अ पर्टिकुलर पर्सन ने परफॉर्म किया है, उस डैमेज में कितना मॉनेटरी लॉस हुआ है, किससे कैसे हम उसको मॉनेटरी कंपनसेट कर सकते हैं, उसको पूरा यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलरली पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है और वो जो पूरा अमाउंट बनता है वो अमाउंट उस विक्टिम पर्सन को दे दिया जाता है। विक्टिम कौन हो गया? जिसके साथ हार्म हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो उस विक्टिम पर्सन को दे दिया जाता है ताकि उसका जो भी लॉस है उसका कुछ पोर्शन कंपनसेट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंजरी। सो इंजरीज एंड डैमेजेस डू नॉट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। दिस कॉन्सेप्ट इज फर्दर एक्सप्लेन्ड इन लैटिन एज डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एक लैटिन वर्ड में बताया गया है। इसका मतलब कि जो इंजरी है और वो जो डैमेज है वो चीजें अलग अलग है। इंजरी अलग हो गया, डैमेज अलग हो गया। और ये कैसे समझाया गया है? ये समझाया गया है एक फ्रेज से जो यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम समझेंगे damnum sine injuria. So the first principle, damnum sine injuria means a person suffers damage but there is no injury to his legal right. In such cases no action under tort can be initiated. मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहली प्रिंसिपल का damnum sine injuria मतलब आपको डैमेज हुआ है, आपको इंजरी नहीं हुई है,
तो उस केस में अगर आपको डैमेज हुआ है, आपका कोई भी लीगल राइट वहां पर आपसे नहीं छीना गया है, उस केस में वहां पर आप टॉर्ट को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में उस टॉर्ट के एक्शन को शुरू नहीं कर सकते हैं। ये मेरा पहला प्रिंसिपल था। इसको कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? सो दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड विद एग्जाम्पल। इफ अ पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस नेक्स्ट टू योर बिजनेस एंड यू लूज हाफ ऑफ योर क्लाइंट्स टू हिम, you do suffer injury but none of your legal right is affected and hence you cannot bring legal action upon his person। देखो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, और आपने रेस्टोरेंट किसी एक पहला रेस्टोरेंट था, आपने उसके बगल में एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, तो ये उस पर्सन का रेस्टोरेंट हो गया, ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज, तो ये उस पर्सन का रेस्टोरेंट हो गया, ये आपका रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। तो आपने रेस्टोरेंट खोला और आपने जो रेस्टोरेंट खोला आपने मोमोज का खोला और उस पर्सन का भी लगभग चाइनीज वाला ही रेस्टोरेंट था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला तो उस आदमी की जो भी बिक्री हो रही थी, जो भी उसके क्लाइंट्स थे, जो भी उसके कस्टमर्स थे, वो कुछ कस्टमर्स आपकी तरफ आने लगे और उसके जो क्लाइंट्स थे, जो कस्टमर्स थे, उनको आपके रेस्टोरेंट का जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छे लगने लगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसके रेस्टोरेंट में लोग कमाना हो गए और हाफ हो गए, ठीक है। सपोज करो कि उसने आधे अपने क्लाइंट वहां से खो दिए, क्योंकि वो क्लाइंट कहाँ आने लगे, वो कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट में आने लगे। तो यहाँ पर वो जो पर्सन है ए वाला, वो यहाँ पर टॉर्ट इनिशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको डैमेज तो हुआ है। डैमेज कैसे हुआ, उसको मॉनेटरी बेसिस पे डैमेज हुआ है कि हाँ उसकी जो भी सेल्स बोल सकते हो, जो उसका चीजें बिक रही थी, जैसे उसका रेस्टोरेंट चल रहा था वो उतना नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई लीगल राइट यहाँ पर बेसिकली उससे छीना नहीं गया है। वो अभी भी अपना रेस्टोरेंट चला रहा है और जो भी है खुला हुआ है, ठीक है। अब उससे मॉनेटरी लेवल पे तो डैमेज हुआ है, लेकिन वो पर्सन आपके खिलाफ टॉर्ट नहीं कर सकता है, वो लीगल एक्शन आपके खिलाफ नहीं रख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक। नेक्स्ट है मेरा जो मैंने सेकंड बताया था, बाय इंजूरिया साइन डैमनम we mean that an injury is caused to legal right to the person without causing any actual damage to him। अब ये इसका जस्ट ऑपोजिट है कि इंजरी तो हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ है, मतलब उसके लीगल राइट तो उससे छीने गया है लेकिन डैमेज नहीं हुआ है, कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है। सो सच एन एक्ट इवन विदाउट एनी डैमेज कॉज्ड कैन बी इंटाइटल्ड फॉर अ सूट अंडर टॉर्ट merely because the right of a person is violated। तो अब ये उसके जस्ट ऑपोजिट हो गया कि यहाँ पर आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है सच, लेकिन आपका यहाँ पर क्या हुआ, इंजरी हुई है। कैसे इंजरी हुई है, आपका बेसिकली जो राइट था वो वहां पर वायलेट किया गया है, वो आपसे छीना गया है। तो उस केस में आप कोर्ट में जा सकते हो, इस टॉर्ट को आप वहां पर बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सो फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर केस बेसिकली बताया गया है जो पहले हुआ होगा। सो द लैंडमार्क केस ऑफ एशबाय वर्सेस वाइट, the polling officers prevented a citizen from voting causing him to lose his right of voting। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक बेसिकली एक वोटिंग चल रही थी, एशबे और वाइट वहां पर थे, दोनों पार्टीज थी, और वहां पर बेसिकली क्या था, लैंडमार्क केस चल रहा था, ठीक है। अब उस केस में क्या था कि जो मेरे ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, एक पर्सन जो था, कोई भी सिटीजन था, उसका बेसिकली वोट करने का अधिकार उससे छीन लिया, उसको बेसिकली मना किया कि आप वोट नहीं दे सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ, उस पर्सन को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन उसका जो राइट था वोट देने का, जो हम सबका राइट है कि आप 18 या 18+ हो तो आप वोट दे सकते हो इंडिया के अंदर, तो ये क्या हुआ कि उसका जो वोटिंग का राइट था वो उससे छीन लिया गया। तो ये क्या है, ये टॉर्ट है। So however the candidate, the citizen was going to vote for eventually got elected, hence there was no actual damage caused to the candidate। अब यहाँ पर बताया भी क्या है कि जो वो सिटीजन था, ठीक है, अब वो एशबे या वाइट, सपोज करो वो वाइट को वोट कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसको वोट नहीं करने दिया गया, लेकिन फिर भी वाइट जीत गया, लेकिन तब भी यहाँ पर उसका क्या हुआ कि उसको कोई डैमेज तो नहीं हुआ, वो जिसको चाहता था वही पर्सन जीता, लेकिन फिर भी उसका जो वोट था, उसका जो राइट था वोट करने का, वो उससे छीना गया। तो वहां पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टॉर्ट है ये। हाउएवर सिंस इट वाज अ ब्रीच ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन to vote, it was held that the polling officers were liable under the tort for damnum sine injuria। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना बहुत इजी है, मैंने बता भी दिया कि एक से दूसरा वाला जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। नेक्स्ट है मेरा बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, द plaintiff under tort must prove the following to establish the commission of tort। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली प्रूफ के थ्रू हम लोग बताते हैं, जैसे कि existing of duty of the defendant towards the plaintiff, this usually the reasonable duty to care, breach of this duty, injury caused to the plaintiff because of breach of this duty and damages suffered by the plaintiff
due to such a breach. However, the circumstances are such that it is not always possible to prove all the above element. Basically यहाँ पर plaintiff जो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो प्लेंटिफ है वो एक ऐसा पर्सन है जिसने कुछ नहीं किया है, ठीक है। और डिफेंडेंट क्या है, डिफेंडेंट बेसिकली ये है कि जिसने कोई ब्रीच किया है, कोई चीज करी है, तो उस केस में आपको इन सब चीजों को यहाँ पर प्रूव करना होता है। अब यहाँ पर लिखा भी है कि द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रूव ऑल द अबव एलिमेंट। इन सच सिचुएशन इट इज पॉसिबल टू प्रूव दैट डिफेंडेंट कंट्रोल द सिचुएशन और द इंस्ट्रूमेंट दैट कॉज द इंजरी एंड द इंजरी वॉज ऑफ सच अ नेचर दैट इट डज नॉट यूजुअली अराइज विदाउट नेग्लिजेंस। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है, जो बचा रहा है, उसको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी इंजरी हुई है, जो भी हार्म हुआ है, वो अगर नेग्लिजेंस नहीं होता, वहां पर अगर आप चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करते, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली वो इंजरी नहीं होगी, ठीक है। तो आप प्रूफ के थ्रू बेसिकली बता रहे हो कि कैसे एक पर्टिकुलर टॉर्ट परफॉर्म हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे प्रूफ के थ्रू आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। Existing of such a situation causes reduction in the plaintiff burden of proof and such a situation is called। तो इस केस में क्या होगा, जो उसका बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक फ्रेज लिखा गया है res ipsa loquitur, दैट इज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बेसिकली आपने प्रूफ के थ्रू बता दिया कि कैसे यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर किसी का ब्रीच हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पेडिशन, ठीक है, is injured by a huge pot placed by the owner of an apartment on the window, it can be said that res ipsa loquitur exists as the owner of the apartment was responsible for acting with ordinary prudence which he failed to by placing the pot on the open window। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, पेडिस्ट्रियन क्या होता है, बेसिकली पेडिस्ट्रियन वो लोग होते हैं जो पैदल चलते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जो पेडिस्ट्रियन है उसके पैर पे बहुत बड़ा एक पॉट गिर गया। अब ये क्यों गिरा, क्योंकि वो जो मेरा ओनर था उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट का, उसने खुली विंडो के बगल में पॉट रख रखा था। तो यहाँ पर रेस इप्सा लॉकिटर के हिसाब से ये चीज एग्जिस्ट करती है, और उस केस में क्या होगा, जो ओनर है उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस एक्ट के लिए, क्योंकि उसने खुली हुई विंडो के पास क्या रखा, एक पॉट रखा। तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हाँ ये लॉ के हिसाब से एक टॉट है जिसको हम लोग रेस इप्सा लॉकिटर कहते हैं। और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चीजें अपने आप से ही बता देती हैं कि ओरिजिनली वहां पर हुआ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा विकैरियस लायबिलिटी। So this means that if the defendant has committed tort while acting under direct orders and supervision of his seniors are vicariously liable to his act and are hence held liable। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है, सपोज करो कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने कोई टॉर्ट यहाँ पर किया है, और कब उसने टॉर्ट परफॉर्म किया, उसने तब टॉर्ट परफॉर्म किया है जब वो अपने सीनियर्स के अंडर था, मतलब उसके सीनियर्स उसको पूरा सुपरवाइज कर रहे थे, उस पर्टिकुलर जो जूनियर था वो, और उसके बाद उससे कोई टॉर्ट हुआ है। तो उस केस में यहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो लायबल हो जाते हैं इस टॉर्ट के हिसाब से, मतलब वो भी यहाँ पर इक्वली क्या बोल सकते हो, इक्वली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। So a popular example here is of accidents caused by the food delivery person rushing to deliver food. In such circumstances, their company is also held equally liable for the wrongdoing. तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एक्सीडेंट बेसिकली हो गया, क्यों, क्योंकि वो जो फूड डिलीवरी पर्सन था वो खाने को डिलीवर करने के लिए बहुत तेज स्पीड में सपोज करो अगर गाड़ी चला रहा था, तो उस केस में अगर एक्सीडेंट जो होगा तो वो पर्सन तो लायबल होगा ही, उसी के साथ साथ जो डिलीवरी पर्सन है उसके साथ साथ जो कंपनी है, ठीक है। जैसे कि स्विगी का एग्जांपल है, तो अगर स्विगी यहाँ पर किसी पर्सन को भेज रहा है और वो जल्दी जल्दी कर रहा है कि आप जल्दी से खाना पहुंचाओ, तो उस केस में अगर एक्सीडेंट होता है तो वहां पर स्विगी तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सो इफ द प्लेंटिफ हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ पार्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग then it is said that the plaintiff has contributed to the negligence and is not liable to be compensated. For example, इसका example क्या है, contributory negligence का, if a person touches a coffee machine in spite of express warning on the machine that is hot and eventually burns himself, he cannot sue the restaurant for his burns। तो basically यहाँ पर क्या था कि बेसिकली जैसे पहले क्या था मैं बता देती हूँ कि पहले मैकडॉनल्ड्स में ही था, मुझे याद नहीं आ रहा मैकडॉनल्ड्स था या केएफसी, तो वहां पर क्या था, किसी एक पर्सन ने, एक लेडी ने कॉफी ली थी, है ना, और
उनको वहां पर बेसिकली कॉफी कप के बाहर वार्निंग नहीं लिखी हुई थी कि कॉफी आपके अंदर की गर्म है। तो उस लेडी ने जब कॉफी खोली तो गलती से वो कॉफी उनके ऊपर स्पिल हो गई और वो वहां पर जल गई थी। तो उस केस में उन्होंने जो मैकडॉनल्ड था उसको सू कर दिया था। और बेसिकली वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर जो मैकडॉनल्ड्स था, अब मुझे एग्जैक्ट वहां पर कंपनी नहीं याद आ रही, लेकिन जो मैकडॉनल्ड्स या कोई भी ऐसी कंपनी थी उसने बेसिकली वहां पर उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया था, और छोटा मोटा नहीं, करोड़ों में कंपनसेशन था। तो तब से बेसिकली क्या हो गया कि जो भी कंपनीज हैं वो बाहर वार्निंग लिखने लगी कि अंदर जो भी चीज है वो हॉट है। तो यही यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पर्सन अगर सपोज करो उसने कॉफी मशीन में उसने उसको टच कर लिया, ठीक है, और बाहर वार्निंग लिखी है कि अंदर जो कॉफी है वो हॉट है, बी सेफ या ऐसा कुछ करके, तो अगर वहां से वो जलता है तो वहां पर वो रेस्टोरेंट को वहां पर सू नहीं कर सकता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट फॉर वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। अब यहाँ पर भी एक लैटिन वर्ड लिखा है, सो इट मीन्स दैट इफ अ पर्सन वॉलेंट्री प्लेसेस हिमसेल्फ इन सच अ पोजिशन नोइंग दैट इट विल इंजर हिम एंड कॉज डैमेज, he is not later liable to claim for damage in case he is injured। मतलब अगर कोई पर्सन जबरदस्ती अगर अपने को ऐसी पोजीशन में डाल देता है जहां पर उसको इंजरी हो रही है, तो उस केस में जो भी उसके ऊपर होगा या फिर जिसको भी, वो स्यू नहीं कर सकता है, वो अपनी इंजरी के लिए ही खुद ही जिम्मेदार है। सो इन सच केसेस इट इज कंसीडर्ड दैट द पर्सन हैज वॉलंटरली एक्सेप्टेड द रिस्क एंड कैन नॉट होल्ड एनीवन एल्स लायबल एट द लेटर स्टेज। और इस केस में वो खुद ही लायबल है, वो किसी और को वहां पर लायबल नहीं प्रूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा joint and several liability in tort. So it is a well established principle in tort law that when the injury is caused due to the wrongdoing of two or more people, then all such people are liable to pay the compensation damage under tort। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने कोई गलत एक्ट परफॉर्म किया है तो उस केस में वो सारे पर्सन लायबल हो जाते हैं कंपनसेशन को प्रोवाइड करने के लिए। The plaintiff can also decide to seek damage from just one defendant। और जो plaintiff है जिसने कुछ नहीं किया, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो बेसिकली चूज भी कर सकता है कि किस डिपेंडेंट से जिसने उसके साथ कोई हार्म पहुंचाया है उसको वहां पर उससे बेसिकली कंपनसेशन लेना है, ठीक है। So this principle was also asserted in the cases of UP State Road Transport versus श्रीमती रजनी ORS। तो यहाँ पर बेसिकली एक केस का एग्जाम्पल लिया गया है जहां पर ये प्रिंसिपल को लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सेल्फ डिफेंस। सो द डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर टॉर्ट can claim the defense that he acted merely in order to defend himself or his property from the danger. This principle is usually accepted by the courts unless in exceptional cases like that before the Supreme Court of Iowa, Katko versus Briney। Here Mr. Briney यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, had set up an automatic gun trap, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई मिस्टर ब्रिनी थे जिन्होंने एक गन ट्रैप बेसिकली सेटअप करी थी अपने खाली घर में टू अटैक रॉबर्स इन केस ऑफ अ ब्रेक इन। Mr. Katko broke into the empty house and was shot. He later sued for assault. Mr. Briney stated that he acted in self-defense to protect his house. However, the Supreme Court of Iowa held that use of gun for defense of an unoccupied house is unjustified as human life and limb are more important। तो बेसिकली यहाँ पर सेल्फ डिफेंस क्या बताया गया है कि अपने को बचाने के लिए जो आपने सेल्फ डिफेंस लिया वो मेरा सेल्फ डिफेंस हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली एक केस का एग्जाम्पल लिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आयोवा में आया था, जहां पर जो मिस्टर ब्रेनी थे उन्होंने अपने घर में एक ऑटोमेटिक गन को बेसिकली सेटअप कर रखा था, ठीक है। और ये गन को बेसिकली क्यों सेटअप किया था? ये गन को इसीलिए सेटअप किया था ताकि जो चोर हैं वो बेसिकली अगर आए तो वो बेसिकली शॉर्ट हो जाए। तो मिस्टर कैटको था जो एक चोर था, उनके घर में घुसा और उस केस में उसने क्या किया कि वो वहां पर शॉर्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने आगे चल के सू करा और मिस्टर ब्राइनी को वहां पर कोर्ट में बुलाया। तो यहाँ पर मिस्टर ब्राइनी ने कहा कि मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया क्योंकि मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना था, अपने घर को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उनका जो स्टेटमेंट था उसको खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि गन को अपने डिफेंस के लिए यूज करना, वो भी एक ऐसे घर में जहां पर कोई रहता ना हो, ये बहुत ही गलत चीज है क्योंकि ह्यूमन लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।